जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम है अरुण सिंह तोमर। और भाई आप लोग मुझे डिफेंस स्टार के थ्रू जानते हैं क्योंकि आई एम द फाउंडर ऑफ डिफेंस स्टार। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं CMPF AC 2025 के एग्ज़ाम के बारे में। आप सबको पता है शायद कि भाई ये एग्ज़ाम जो है वो 3 अगस्त 2025 को कंडक्ट किया जाएगा। यानी कि आज से ठीक 8 से 9 महीने बाद। 8 से 9 महीने अगर बाकी है तो फिर मैं इस एग्जाम के बारे में अभी क्यों बता रहा हूँ, वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई सबसे पहले तो इस एग्जाम को UPSC कंडक्ट करवाती है, जो कि भाई अपने नाम के लिए विख्यात है ना। जो प्रीलिम्स करवाती है, सॉरी, सिविल सर्विसेज के एग्जाम करवाती है, UPSC CDS करवाती है, और भी कुछ इस तरह के सिमिलर नेचर के एग्जामिनेशन है। यही कहीं बीच में जो हमारा एग्जाम आ जाता है वो है CAPF AC 2025, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट। कुछ इस प्रकार का नाम जो है वो इस एग्जाम का है। 2025 का एग्जाम है ना। ये भाई हमारा साल में एक बार कराया जाता है, यानी कि ये एक ईयरली एग्जाम है। इसको आप CDS की तरह साल में 2 बार कंडक्ट नहीं करते, है ना। CDS तो क्योंकि भाई हमारा साल में 2 बार कंडक्ट होता है, तो एक ऑन एन एवरेज एक बिगिनर बंदा 3 से 4 महीनों के अंदर CDS की प्रिपरेशन कर सकता है ना। उसकी ऑलरेडी बैचेस हमारे रनिंग है। बसंतर बैच चल रहा है जो कि हमारा एक तो भाई अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का है, और दूसरा जो है वो जनवरी से लेके मार्च यानी कि एग्जाम तक का ही रहेगा। ठीक है। तो भाई अभी हम CDS की बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे UPSC CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2025 की। तो ये एग्जाम ईयरली होता है, और इस एग्जाम का जो टाइम है वो अगस्त के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आ जाता है। इस बार भी इसको अगस्त के फर्स्ट वीक में ही कंडक्ट करवाया था। आई गेस 4 और 1 तारीख थी, शायद मैं भूल गया हूँ। ठीक है ना। और इस बार भी जो है वो आपका 3 अगस्त को ही करवाया जा रहा है, यानी कि जो भी पहला संडे अगस्त का पड़ता है उसको ये एग्जाम हमारा कराया जाता है। ठीक है। साल में एक बार होता है, और इसीलिए इसमें जो प्रिपरेशन चाहिए होती है वो बहुत ही ज्यादा इंटेंस चाहिए होती है, बहुत ही तगड़ी प्रिपरेशन चाहिए होती है ना। देखो भाई, तगड़े रहोगे तभी यहाँ परफॉर्म कर पाओगे, अदरवाइज यहाँ परफॉर्म नहीं कर पाओगे। 3-4 महीने वाला खेल यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता, मैं आगे जाके पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ इस पेपर के बारे में, तो आपको पता चल जाए। ठीक है। मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि भाई आप एक बिगिनर हैं और आपको इस एग्जाम के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। तो देखो भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बारे में। CAPF का AC का जो एग्जाम होता है ये आपका एक ही दिन में कंडक्ट होता है ना। ये 1 डे वाला एग्जामिनेशन है भाई, ये टेस्ट मैच वाला एग्जामिनेशन नहीं है कि भाई डे बाई डे होता जा रहा है, नहीं। एक दिन में आपका पूरा एग्जाम कराया जाएगा, और इस पूरे पेपर में पेपर 1 एंड पेपर 2 नाम के 2 पेपर्स होते हैं। ठीक है। अभी हम आगे पीछे की बात नहीं करेंगे कि भाई इसके बाद क्या होता है, मेडिकल, फिजिकल, इंटरव्यू वगैरह, हम सब उनकी बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ रिटन एग्जाम की बात करने जा रहे हैं, जो कि आपको 3 अगस्त को 2025 को होगा। पेपर 1 और पेपर 2 दो आपके एग्जाम होते हैं, दोनों में थोड़ा सा टाइम इंटरवल रहता है, और ये आपके बारी बारी से किए जाते हैं। तो भाई सबसे पहले हम पेपर 1 की बात करें। सब्जेक्ट का नाम आ जाता है जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस। ठीक है। यानी कि आप इसको GK का पेपर भी कह सकते हैं। GK प्लस आप इसको मैथ्स या फिर क्वांट का पेपर कह लीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। इसका टाइम ड्यूरेशन रहता है 2 घंटे का, यानी कि 120 मिनट्स आपको इस एग्जाम्स के लिए दिए जाते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं 125, यानी कि पर मिनट के बेसिस पे आप पर क्वेश्चन को नहीं कर सकते। इसके लिए आपको जो है थोड़ा सा ज्यादा तेज होना पड़ेगा, है ना। मैक्सिमम मार्क्स है 250, यानी कि हर क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 की रहती है, जो कि इसको बनाती है 0.66 का, है ना। क्वेश्चन सही किया तो 2 नंबर मिले, क्वेश्चन गलत किया तो 0.66 मार्क्स जो है वो आपके काट लिए जाते। फर्दर सब्जेक्ट्स भाई कौन से पूछे जाते हैं, और इसमें एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो क्या है। एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि भाई रिसेंटली जो है वो आपके कितने क्वेश्चंस आए थे, क्योंकि हर बार थोड़ा बहुत ट्रेंड जो है वो चेंज होता ही रहता है। तो देखो भाई, सीधी सी बात आ जाती है। सबसे पहले पहला हमारा सब्जेक्ट आता है पॉलिटी, है ना। पॉलिटी में आपके तकरीबन क्वेश्चंस 12 से लेके 15 एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस था। लेकिन इस बार ये ट्रेंड थोड़ा सा बदल गया था, और पॉलिटी में मात्र आए थे 6 क्वेश्चंस, जिसमें लक्ष्मीकांत के अलावा आपका क्लास 11th और 12th की पॉलिटिकल साइंस पे भी फोकस दिया गया था। यानी कि ये लोग पॉलिटी की अब थ्योरीज में घुस रहे हैं। जो डायरेक्ट
इम्प्लीकेशन होता है, जो डायरेक्ट आपकी थ्योरी होती है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में या बाकी चीजों के बारे में, उससे अलावा ये लोग वर्ल्ड की पॉलिटिकल लेवल की थ्योरीज में भी इंक्लूड कर रहे हैं, घुस रहे हैं, तो फिर आप यहाँ से क्वेश्चंस और ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो जैसे कि मैंने इकोनॉमिक्स में बताया 9 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और CAPF AC 2024 में भी आपके 12 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स में पूछे गए थे, है ना। यहाँ पर तो भाई हमारा वही रहता है, क्लास 11th और 12th की जो भाई आपकी मैक्रो का थोड़ा पार्ट आ जाता है, माइक्रो का पार्ट आ जाता है, ये सब आपको पूछा जाता है ना। काफी ज्यादा इंटेंस पूछा गया था इस बार, यानी कि डिफिकल्टी लेवल जो इकोनॉमिक्स का था वो किसी बिगिनर की बस की बात नहीं थी, है ना। काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से पूछे गए थे इस बार। सरप्राइजिंगली जो हमारा CAPF AC का एग्जामिनेशन वो काफी टफ था एज कंपेयर्ड टू CDS एंड प्रीलिम्स। इवन प्रीलिम्स का पेपर भी बहुत ज्यादा इजी था, ठीक है। फिर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, जिसमें अलग अलग कंपोनेंट आ जाते हैं, जैसे कि एक तो भाई हमारा वर्ल्ड और फिजिकल वाला कंपोनेंट है ना, और दूसरा हमारा जो कंपोनेंट है वो इंडियन ज्योग्राफी वाला है। तो भाई देखो, ज्योग्राफी में हमारे टोटल क्वेश्चंस आ जाते हैं, आप ये समझ लीजिए इस बार वर्ल्ड और फिजिकल के आए थे 12 क्वेश्चंस और इंडियन ज्योग्राफी के आए थे 5 क्वेश्चन, है ना। तो ये टोटल आपके 17 क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो एवरेज भी आपका 18 से लेके 20 के बीच में ही रहता है ना। लेकिन यहाँ पर ये फिक्स नहीं है कि भाई वर्ल्ड से इतने पूछे जाएंगे, फिजिकल से इतने पूछे जाएंगे, या फिर इंडियन से इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो अप एंड डाउन होता रहता है। तो हमें पूरी ज्योग्राफी की इंटेंस प्रिपरेशन करनी पड़ती है, ठीक है। हिस्ट्री की बात करें तो भाई हिस्ट्री में देखो 22 से लेके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत की अगर हम बात करें तो इस बार 5 पूछे गए थे। मेडिवल हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं यानी कि मध्यकालीन भारत की या मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो इस बार क्वेश्चन आपके 7 पूछे गए थे, और मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्वेश्चन हैं वो इस बार आपके पूछे गए थे 4, ठीक है। 7, 5, 12 और 12 और 4 टोटल आपके मिला के हो जाते हैं, सॉरी 7, 5, 12, 12, 4, 12, 16 क्वेश्चन। तो इस बार टोटल आपके 16 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि क्वेश्चंस में थोड़ा डिक्रीमेंट था। अगेन यहाँ पर भी एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न के बीच में कुछ फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि भाई इतने क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, मतलब क्वेश्चन का नंबर यहाँ पर डिक्रीज हुआ था। पॉलिटी में भी डिक्रीज हुआ, हिस्ट्री में भी डिक्रीज हुआ, इकोनॉमिक्स में सो एंड सो रहा, सेम रहा, ज्योग्राफी में भी आपका जो है वो तकरीबन सेम ही रहा। फिर अगर हम साइंस की बात करते हैं तो भाई साइंस में देखो भाई इस बार एक एवरेज के तौर पे देखा जाए तो CDS में भी ये पैटर्न आपका फॉलो किया जाता है ना, कि भाई 10 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से पूछे जाएंगे, 10 आपके बायोलॉजी से और 10 ही केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे। CDS में भी थोड़ा अप एंड डाउन रहा है, इस बार हमारा CAPF में भी ये पैटर्न थोड़ा अप एंड डाउन रहा है, यानी कि 10 से 12 क्वेश्चन फिजिक्स के पूछे जाते थे, बायोलॉजी के भी 10 से 12 और केमिस्ट्री के भी। लेकिन इस बार फिजिक्स के मात्र क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो थे भाई आपके 4, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चंस डिक्रीज हुए। आप सिर्फ एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट के भरोसे पर बैठ के नहीं जा सकते, इस समय ये पता चलता, ठीक है। बायोलॉजी के क्वेश्चंस की बात करें तो बायोलॉजी के क्वेश्चंस आपके इस बार पूछे गए थे 4, और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो है वो आपके 11 पूछे गए थे। ओवरऑल देखा जाए तो भाई 11 और 4 15, 15 और 4 यानी कि 19 क्वेश्चंस थे। वैसे तो 30 पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी ओवरऑल देखा जाएगा तो एक डिक्रीमेंट जो है वो हमें देखने को मिला है। अब करंट अफेयर्स की बात करें तो देखो करंट अफेयर्स में अलग अलग पार्ट आ जाते हैं, जैसे कि भाई हमारी कोर करंट अफेयर्स हैं, इसमें नेशनल भी कवर करते हैं, हम इंटरनेशनल भी करते हैं, इसमें स्पोर्ट्स भी आ जाता है, हम डिफेंस का जो है वो भी कवर कर लेते हैं, ठीक है। अगर इन सारे टॉपिक्स की बात करें जैसे पॉलिसीज, प्रोग्राम्स और बाकी सब कुछ आ जाता है, तो ये सब मिला के आपके 24 से 25 करंट अफेयर्स है ना। अब अगर यहाँ पर कोर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें जो कि थोड़े से हार्डकोर टाइप के क्वेश्चंस हो जाते हैं, इनको भी इस बार थोड़ा पूछा गया, और ये हमारे 4 से 5 हो गए, है ना। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के भी आप समझ लीजिए 2-3 हैं जो कि आपकी ज्योग्राफी के साथ भी ओवरलैप कर रहे थे, तो अगर हम उनको मिलाते हैं तो ज्योग्राफी का नंबर आपका 17 से लेके 3 हो जाता है, यानी कि 20 के आसपास। अगर उनको हम करंट अफेयर्स में काउंट करते हैं तो करंट अफेयर्स जो है वो आपके 30 से लेके 35 के बीच में पहुंच जाते हैं। ऐसा होता है, आपके कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है वो इकोनॉमिक्स में भी चले जाते हैं, पॉलिटी में भी चले जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, तो इसीलिए आपको थोड़ा बहुत अप एंड डाउन क्वेश्चंस का जो नंबर है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम क्वांट और रीजनिंग की बात करें तो भाई 12 से लेके 15 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं, और रीजनिंग में भी 3 से लेके 5 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ठीक ठाक आपका जो टाइम है वो यहाँ पे भी चला जाता है, ठीक है। तो ये भाई हमारा पेपर 1 में क्वेश्चन के आपका क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं मैंने आपको बता दिया। अब देखो यहाँ पर सिलेबस को बताना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि भैया 7 महीने की प्रिपरेशन है।
7 से 8 महीने की लोग प्रिपरेशन करते हैं, लोग साल भर इसकी प्रिपरेशन करते हैं। तो भाई आप समझ सकते हैं कि सिलेबस का जो लेवल है वो सीडीएस से तो अप ही चला जाता है ना। सीडीएस के बराबर आप सीएपीएफ को मत समझिए। सीएपीएफ का जो इसी का लेवल है वो सीडीएस से ऊपर है। और हम जो नया बैच लॉन्च हमने किया है, बैच का नाम है चीता, चीता ही कहते हैं, ठीक है। तो चीता जो बैच है हमारा, ये जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। जनवरी 2025 से स्टार्ट होगा और ये 3 अगस्त तक चलेगा भाई हमारा पूरा का पूरा। ये जो बैच है तकरीबन 7 महीने के लिए चलेगा, 7 महीने से ज्यादा ही हो जाएंगे, है ना। तो इस बैच में भाई हम ये पेपर 1 का पूरा कंप्लीटली कवर करने वाले हैं, ठीक है। मतलब कि पूरा इंटेंस तरीके से करेंगे, सीटीएस से बहुत और अच्छे लेवल पे करेंगे, क्योंकि भाई 7 महीने हमें और करना क्या है, 7 महीने में पढ़ना ही तो है ना। तो 7 महीने आपकी अच्छे लेवल की पढ़ाई हो जाए। फिर हम आ जाते हैं पेपर 2 की बात करते हैं। तो पेपर 2 को हम बोलते हैं जनरल स्टडीज ऐसे एंड कॉम्प्रिहेंशन। टोटल क्वेश्चन आते हैं 6, देख के खुश मत होना, 6 क्वेश्चंस बहुत फैले हुए आते हैं, ठीक है। टोटल ड्यूरेशन है 180 मिनट्स। अब आ गया समझ में, 3 घंटे का टाइम दिया जाता है भाई यहाँ पे, है ना। टोटल मार्क्स आ जाते हैं 200 मार्क्स पर क्वेश्चन। आपका डिफर करता है, डिफरेंट आपका रहता है। नेगेटिव मार्किंग किसी प्रकार की एज सच नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर जो मार्किंग होती है ना, वो सब्जेक्टिव होती है। अभी भाई सब्जेक्टिव क्या होता है, तो सीधी सी बात है, ये हमारे एग्जामिनर या फिर इन्विजिलेटर जो भी आपका जो भी क्वेश्चन पेपर चेक कर रहा है, उसके डिस्क्रिप्शन पे रहती है भाई, वो आपको कितने मार्क्स दे रहा है। यानी कि थोड़ा सा फ्लॉड है ये सिस्टम, थोड़ा सा फ्लॉड है। लेकिन यार कर क्या सकते हैं, है ना। हम क्रांति का झंडा लेके अभी सड़कों पे तो उतरने से रहे हम लोग। सीधी सी बात है, जैसा हमारा एग्जाम पैटर्न है हम उसको ही फॉलो करेंगे। तो अभी के लिए आप इतना ही समझ लीजिए कि भाई ये एग्जामिनर के डिस्क्रिप्शन पे होता है, लेकिन इसका भी तोड़ हम लोगों के पास है। तोड़ क्या है भाई, तोड़ मतलब सीधा सा है कि भाई बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं सॉरी, बहुत सारी टिप्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं और अच्छे मार्क्स इसमें भी स्कोर करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन भाई ये जो पेपर है ना, ये पेपर हमारा बहुत बहुत वाइड पड़ जाता है। ये बहुत लेंथी पेपर होता है भाई आपका, है ना। आपसे ऐसे पूछे जाते हैं, आपको निबंध लिखने पड़ते हैं, आपको क्या बोलते हैं, 3-4 तो आपके निबंध ही हो जाते हैं, ठीक है। आपको टोटल 6 निबंध दिए जाते हैं, 4 उसमें से पूछे जाते हैं। आपको आर्ग्यूमेंट लिखने पड़ते हैं, आपको रिपोर्ट्स लिखनी पड़ती है, आपको प्रेसी लिखना पड़ता है, आपको कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस का आंसर जो है वो आपको रिटन तरीके से देना पड़ता है। एमसीक्यू फॉर्मेट यहाँ पर नहीं होता, ये आपको लिखने पड़ते हैं बकायदा सब्जेक्टिव तरीके से। और फिर उसके बाद हमारी ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी आपको नॉर्मली लिखना ही होता है। तो भाई ये पेपर बहुत तगड़ा आ जाता है। यानी कि इस पेपर की प्रिपरेशन आपको करनी है अगर स्क्रैच से। अगर आप एक बिगिनर हैं और आप इस पेपर की प्रिपरेशन अच्छे लेवल से करना चाहते हैं, तो बिलीव मी 7 से 8 महीने आपको देने पड़ेंगे। क्योंकि इन 7 से 8 महीनों में जब आप चीता बैच ज्वाइन करोगे या फिर किसी के भी बैच में चले जाइए, वहां पर आपको मल्टीपल एसेस लिखने पड़ेंगे। जैसे हमारे में क्या होता है ना, कि मैं हर मंथ के बेसिस पे टॉपिक्स देता हूँ। मैं टॉपिक देता हूँ, मल्टीपल टॉपिक्स आ जाते हैं, कई बार 12 से 15 भी पहुंच जाते हैं, कई बार 15 से 20 भी पहुंच जाते हैं। और उन टॉपिक्स पे आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड देने, फॉर्मेट को फॉलो करते हुए एसेस लिखने पड़ते हैं। फिर जब हमारी क्लास होती है ना, तो उस पर्टिकुलर क्लास में हम क्या करते हैं, उन ऐसे को के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि भाई फलाने कैंडिडेट ने इस ऐसे को किस प्रकार से लिखा, स्टार्टिंग में कोट लिखा है कि नहीं लिखा है, उसका इंट्रो कैसा है, उसकी बॉडी कैसी है, उसका कंक्लूजन कैसा है, ये सारा का सारा फॉर्मेट हम देखते हैं। ये सेम चीज हम आर्ग्यूमेंट, रिपोर्ट, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन सब में फॉलो करते हैं। यानी कि भाई टाइम टेकिंग है ये चीज, इसीलिए हमने अपना जो बैच का साइज है वो हमने रखा हुआ है लिमिटेड। बैच का साइज देखो भाई लिमिटेड रहेगा, तभी हम क्वालिटी तरीके से आप लोगों का डिस्कशन कर पाएंगे। आप लोगों के जो असाइनमेंट्स आपको दिए जाते हैं उनका एवेल्युएशन जो है ना, वो भी आपका तभी हो पाएगा जब हमारे बैच का साइज बहुत बहुत ज्यादा लिमिटेड रहेगा। सीधी सी बात है, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटी जो है वो धीरे धीरे अपने आप आपकी मेंटेन हो जाती है उसी हिसाब से, ठीक है। तो बैच साइज भाई बहुत ज्यादा लिमिटेड रहेगा, इस चीज का आप लोग ध्यान रख लेना। कई बच्चे मेरे पास बाद में आए कि सर आपने बैच जो है वो स्टार्ट कर दिया। तो देखो भाई अभी से मैं बता दे रहा हूँ, बैच हमारा जनवरी से स्टार्ट होगा, इन्फॉर्मेशन अभी से रिले कर दी है। जो भी ज्वाइन कर लें, पहले कर सकते हैं तो वही कर लो, क्योंकि एक फिक्स टाइम बाद बैच के जो एडमिशन है वो क्लोज कर दिए जाएंगे। अगर मुझे लगता है कि भाई मैं इतने ही बच्चे हैंडल कर पाऊंगा, उससे ज्यादा हैंडल नहीं कर पाऊंगा, तो उससे ज्यादा बच्चे फिर एडमिशन नहीं लिए जाए, है ना।
तो भाई ये आप जो आंखें खुलती है ना भाई फरवरी मार्च अप्रैल में जाके, वो ना खुले तो बेहतर है, क्योंकि भाई इस एग्जाम के लिए आपको 3-4 महीने नहीं 7-8 महीने अराउंड चाहिए ही चाहिए हो। ठीक है। अब उसके बाद में कट ऑफ की बात कर ले तो भाई वो भी समझ लो आप। तो भाई ये आपका 2022 का कट ऑफ है ना। इसमें कैटेगरी के बेसिस पे बता रखा है भाई, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, इनकी वैकेंसीज कितनी थी। रिकमेंडेशन एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स का कितना हुआ। रिकमेंडेशंस आपके एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के बाद की वैकेंसीज जो है उनका कितना था। ठीक है। उसके बाद रिकमेंडेशन ऑफ बाकी कैंडिडेट्स कितना रहा भाई। मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स यानी कि पेपर वन में आपको 250 में से एक मिनिमम कट ऑफ भी क्लियर करना पड़ता है ना। आपका पेपर टू है वो तो भाई तभी होगा, ये क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स का सीधा सा मतलब है कि आपने जब पेपर वन में इतने मार्क्स आपने स्कोर किए हैं तो फिर क्या होगा, तब उसके बाद में आपका पेपर टू है वो तभी चेक किया जाएगा। इस बार अराउंड 90 से लेके 100 के बीच में भाई हमारा जो है वो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड रहे हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स इतने रहे, क्योंकि इस बार का पेपर एक्सट्रीमली टफ था। ठीक है। तो भाई 135 तो भाई आपको 2022 में गया था। और मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स इन पेपर वन प्लस पेपर टू यानी कि आपको टोटल 450 में से कितने नंबर हैं, तो ये आपकी थोड़ी मेरिट वाले नंबर आ जाते हैं। इनको फिर हमारा काउंट किया जाता है इसमें कि भाई लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट को यानी कि फाइनल स्टेज में इंटरव्यू वगैरह मिलाने के बाद में बंदे के कितने नंबर आ जाते हैं, है ना। अब यही चीज अगर आप 2023 में देखेंगे तो भाई यहाँ पर आप देखोगे तो ये नंबर आपका घट चुका है। मैं जनरल वालों की बात कर रहा हूँ, बाकी अपनी कैटेगरी वाले जो है उस कैटेगरी को देख लेना। ठीक है। तो भाई 2023 में ये जो आपके मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स पेपर वन के लिए 118 हो चुके हैं, इस बार उससे भी कम हो चुके थे, लेकिन खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि पेपर का जो डिफिकल्टी का लेवल है वो बहुत ज्यादा तगड़ा था, है ना। तो भाई जितना रगड़ा उतना तगड़ा। उसी के साथ साथ दोनों को मिला के 196 हो रहा है, इसमें 221 था और यहाँ ओवरऑल 325 पहुंच गया है, क्योंकि पहले 345 था। तो भाई 2024 का रिटर्न का रिजल्ट तो आ चुका है। मेरिट तो भाई देखो अगले साल तक ही आएगी, वो तभी आएगी भाई जब आप पेपर दे लोगे। तो भाई 2024 का जो है उसको देखने की आपको जरूरत नहीं है, आप 2023 को फॉलो करते हुए चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। वैकेंसीज की बात कर लेते तो वैकेंसीज में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस रहा है। 2023 की वैकेंसीज आपके सामने है और ये भाई हमारी 2024 की। बीएसएफ की 86 थी, 186 यानी कि टोटल 100 का एडिशन किया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, सीमाएं तगड़ी की जा रही हैं। सीआरपीएफ का 55 का 120 ऑलमोस्ट यहाँ पर भी आपका ट्वाइस कर दिया गया है। सीआईएसएफ का 91 का 100 यानी कि +9 हुए हैं। आईटीबीपी में भाई 2 की कमी आई है और एसएसबी में जो है +12 हुए हैं। यानी कि अगर हम ओवरऑल देखें तो भाई तकरीबन यहाँ पर 322 से 506 यानी कि 190 के आसपास का जो है वैकेंसीज आपकी बढ़ी है। मतलब भाई कमीशन आपको लेने को तैयार है, सर्विसेज आपको लेने के लिए तैयार है, आपको बस अपना फिजिकल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करनी है ना। बढ़िया से फिजिकल करते रहो। इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है वो आपको तगड़े से करनी है, और रिटन की प्रिपरेशन तो देखो करनी ही करनी। ये तो आपके साइड बाय साइड चलते ही रहते हैं, लेकिन रिटन की प्रिपरेशन जो है भाई वो कहाँ से करोगे। तो रिटन की प्रिपरेशन के लिए है एक ही नाम एक ही काम, दैट इज डिफेंस का। भाई देखो हम ज्यादा वेल नोन नहीं है, बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन भाई मेहनत हम लोग बहुत भयंकर करते हैं, बहुत तगड़ी वाली मेहनत करते हैं। ठीक है। तो भाई आप लोग सीधे से यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो भाई मैं आपको अपने बैच के बारे में बता दूं, ये बैच 7 महीने का है, पेपर वन और पेपर टू दोनों के लिए है। 1 जनवरी 2025 से इस बैच को हम लोग करेंगे स्टार्ट। ठीक है। इसके साथ साथ इस बैच के और भी बहुत सारे फीचर हैं। लाइव क्लासेस आपकी चलेंगी रेगुलरली, आपकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी उन बच्चों को दिए जाएंगे जो लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते हैं। पेपर वन के लिए भी आप इनरोल कर सकते हैं, आप चाहें तो पेपर टू के लिए भी इनरोल कर सकते हैं, यानी कि इसके लिए अलग कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते, सिर्फ पेपर टू करना चाहते तो सिर्फ पेपर टू कीजिए, पेपर टू नहीं करना चाहते सिर्फ पेपर वन करना चाहते तो सिर्फ पेपर वन कीजिए। और आप दोनों को कंबाइंड भी इनरोल कर सकते हैं, जो कि मैं सजेस्ट करूंगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पेपर वन और पेपर टू की प्रिपरेशन एक ही जगह से करो। आपको नहीं लग रहा है फिर भी आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करो, वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप पेपर वन और पेपर टू की एक साथ प्रिपरेशन करते हैं तो हमारी स्ट्रेटेजी बहुत हद तक स्ट्रीम्ड लाइन हो जाती है। हम एक ही स्ट्रेटेजी को फोकस करते हैं क्योंकि हम एक ही टीचर से पढ़ रहे हैं, है ना, हम अलग अलग सोर्सेज पे नहीं जा रहे हैं। देखो भाई स्टिक टू वन प्लान, अगर आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो आपको उस टाइम पे एक ही तरह का स्टडी प्लान है वो आपको फिक्स रखना चाहिए, लेकिन रिजिड नहीं होना चाहिए। ये स्टडी प्लान है आपका, ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिसपे टाइम टू टाइम इम्प्रोवाइजेशन हमें
करते रहना चाहिए। उसके लिए आपको अपने टीचर से भी बात करनी चाहिए, अपने दोस्तों से भी बात करनी चाहिए, और खुद के एकेडमिक लेवल जो है उसको भी गॉज आउट करना चाहिए, इसको भी मेजर करना चाहिए कि भाई मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, मैं कितनी चीज़ों को समझ पाता हूँ, मुझे कितना टाइम लगता है किसी भी चीज़ को करने के लिए। तो वो सब आप जब करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो चीज़ें हैं आपकी वो सॉर्टेड हो जाती है ना। अब देखो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिनके बारे में आपको फर्दर बताऊंगा, ठीक है। इन सब की डिटेल्स जो है वो मेरी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, या फिर 8839961158 आप यहाँ पर डीएम कीजिए। इस डीएम पे करने के बाद में मैं आपको बैच की डिटेल्स भेज दूंगा, या फिर इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें मैंने बैच के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन ही किया है। तो आप जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इस बैच में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है, और ये बैच कैसे आप किसी भी बिगिनर के लिए, कोई भी बंदा जो स्टार्ट कर रहा है उसके लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल ये बैच साबित हो सकता है, ठीक है। तो आप या तो यहाँ पर डीएम कर दीजिए, यहाँ पर सारी आपकी डिटेल्स मिल जाएंगी कि भाई आपको इनरोल जो है वो कैसे करना है। इनरोल करने के साथ साथ यहाँ पर जो है वो आपको फीस वगैरह क्या है, इसके साथ साथ कौन आपको पढ़ाएगा, कितना पढ़ाएगा, हमारा टोटल शेड्यूल क्या रहेगा, वो सारा का सारा डिटेल आपको उस पूरे वीडियो में मिल जाएगा, या फिर जो पीडीएफ्स वगैरह है उसमें भी आपको मिल जाएगा। देखो भाई हम लोग डिफेंस स्टाफ पे जाने चाहते हैं अपनी कमिटमेंट के लिए, यानी कि बच्चे से ज्यादा मेहनत आपको टीचर्स की जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। प्लस हमारी क्रेडेंशियल्स क्या है, ये सब हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब और बाकी जगह पर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। जाके हमारी आप CAPF की जो प्लेलिस्ट है आप उसको भी चेकआउट कीजिए। हमने बहुत सारा मटेरियल डाला है, बहुत सारे टॉपिक्स मैंने डाले हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी डाली हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। CAPF AC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी भाई हमने यहाँ पर सॉल्व किया है, हमने एसेस के बारे में डिस्कशन किया है। ये सारी की सारी बहुत बहुत मल्टीट्यूड चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है ना। तो आप इमेजिन कीजिए कि अगर आप बैच ज्वाइन करते हैं तो फिर कितना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। देखो भाई हम कोई बहुत बड़े इंस्टीट्यूट नहीं है कि भाई हम बहुत तगड़ा मार्केटिंग कर सके। हमारी मार्केटिंग जो है वो वर्ड ऑफ माउथ के जरिए होती है, और वर्ड ऑफ माउथ थोड़ा सा स्लो हो जाता है कई बार, क्योंकि कई बार कैंडिडेट्स को जब बैच खत्म हो जाता है या फिर बैच ऑलरेडी एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाता है कि जब हम वो एडमिशन नहीं ले सकते, पर उस टाइम पे हम ही एडमिशन नहीं देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये बच्चा बैच ज्वाइन करेगा तो फिर वो कुछ अभी ज्यादा कर नहीं पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो मेन मेन चीजें होनी थी वो हो चुकी, ठीक है। इसके बाद फर्दर हमारे और भी ज्यादा वीडियोस आएंगे, जैसे कि भाई हमारा जो वीडियो है मैं आपको बता दूं, पेपर 1 के बारे में मैं फुली एक्सप्लेन करूंगा, इसके सिलेबस के बारे में बताऊंगा, इसके क्वेश्चंस के बारे में मैं बताऊंगा, इसका जो आपको पढ़ने का जो लेवल है, प्लस इसके लिए कौन कौन सी बुक लिस्ट हमें चाहिए, मैं उसके बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा। ये सारा का सारा स्टडी मटेरियल और एक शेड्यूल जो है जो कि आप लोगों के 7 से 8 महीने का होना चाहिए, मैं उस शेड्यूल के बारे में, उस टाइम टेबल के बारे में भी आप लोगों को बता दूंगा। आप चाहे तो खुद से भी इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पेपर 2 वाला जो कंपोनेंट हो जाता है ना, अब पेपर 2 में भाई आप देखो कंपोनेंट तो भाई सीधी सी बात है, मैं इसमें आपको ऐसे के बारे में बताऊंगा, भाई इसका फॉर्मेट क्या है ना, इसका स्ट्रक्चर जो है वो हम किस तरीके से फॉलो करते हैं, इसके साथ साथ इसमें आपका कंटेंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ये सारी की सारी चीजें मैं ऐसे रिपोर्ट आर्ग्यूमेंट सबके बारे में बता दूंगा। लेकिन देखो सीधी सी बात है, इसका जो एवेल्युएशन होता है ना वो आप खुद से नहीं कर सकते, ठीक है। इसके साथ साथ इसके अंदर का जो कंटेंट प्रिपेयर करने वाला काम है ना वो भी आप काफी हद तक खुद से नहीं कर सकते, वो आप मेरे ऊपर ही छोड़ेंगे, है ना, वो मैं आपको करके दूंगा, प्लस थोड़ा आप भी काम करेंगे। तो एवेल्यूएशन हो गया, डिस्कशन हो गया, ये सारी की सारी चीजें पेपर 2 के जितने भी राइटिंग कंपोनेंट्स के ना वो आपको मिलती है किसी एक्सपर्ट मेंटर की गाइडेंस से। हमारे भाई बहुत लिटरली पिछली बार क्वेश्चंस आए थे, आंसर की वाला जो वीडियो है, आंसर की वाली वीडियो को आप लोग देखिएगा, जो हमने CAPF AC 2024 का डाला था, है ना। इसमें कुछ क्वेश्चंस गलत भी है, कुछ सही भी है, बस आप लोग उसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हम किस तरीके से इस पूरे बैच को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो भाई इन दी एंड आपसे बस यही कहना रहेगा कि भाई बैच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी ऑसम। 7 महीनों के लिए अगर आप डिसिप्लिन दे सकते हैं, कमिटमेंट दे सकते हैं, आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस है कि भाई ये एग्जाम आपको निकालना ही निकालना है, क्योंकि बिलीव मी एग्जाम आपके हाथ में है, एग्जाम टोटली आपके कंट्रोल में है। अगर आप एग्जाम नहीं निकाल रहे हैं तो ये आपकी गलती है। तो एग्जाम को निकालने के लिए जी जान आपको लगाना है, फुल काम करना है, मेहनत हम लोगों की रहेगी, आप लोगों की भी रहेगी, दोनों मिलजुल के काम करेंगे और इस एग्जाम को निकालेंगे, ठीक है। तो भाई अब सीधी सी बात है, ये बैच हमारा लॉन्च होने जा रहा है January 1, 2025 से। आप लोग उससे पहले ही लॉ इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बैच साइज बहुत ज्यादा लिमिटेड रहेगा, ठीक है।
इन दी एंड इतना ही कहना था। फर्दर वीडियोस अभी आपके आते रहेंगे, डू चेक देम, उनको चेक करते रहिए, इनको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। बस इतना ही कहना था। जय हिंद टू यू ऑल।